नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है ग्रामीण ज्ञान के इस संवाद के इस वाले एपिसोड में। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी मॉडल सीएलएफ और उसके लिए ज़रूरी बातें, किन किन बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन इस बार हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पर हमारी दीदियों के लिए, उन दीदियों के लिए जो अपने संगठन का नेतृत्व कर रही हैं, और साथ ही साथ उनके सदस्यों के लिए भी, कि वो ये समझें कि किस तरह से जिस संगठन को हमने बनाया है उस संगठन को हमें बेहतर और अच्छा बना के रखना है। आपको जानकर हैरत होगी, पूरी दुनिया में कहीं भी महिलाओं के इतने रजिस्टर्ड संस्थाएं नहीं हैं जितनी हमारे देश में हैं। 20,000 से ज़्यादा संस्थाएं जो महिलाएं चला रही हैं, जिनके सारे सदस्य हमारी दीदियां हैं, वो हमारे देश में रजिस्टर्ड हैं 20,000 से ज़्यादा। लेकिन जैसे ही आपने रजिस्टर्ड कराया, आप एक लीगल एंटिटी बन जाते हैं। आप कानूनी रूप से आपको मान्यता मिल जाती है, और जब कानूनी रूप से मान्यता मिलती है तो फिर कानून का अनुपालन भी करना होता है। इसीलिए आज हमने अपने इस ग्रामीण ज्ञान के संवाद के इस वाले भाग में फिर से अनुरोध किया है डॉक्टर जूही मैडम को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल सीएलएफ के आईबीसीबी के कार्यक्रम का नेतृत्व करती हैं, साथ ही साथ पीआरआई सीबीओज के समन्वय का, उनके नेतृत्व का काम करती हैं। तो आज मैंने इनको बुलाया ये जानने के लिए कि हमारी दीदियाँ जिनकी संस्थाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो अपने लीगल स्टेटस को बना के रखें और एक अच्छे, एक आदर्श रजिस्टर्ड संस्था के रूप में समाज में उदाहरण पेश कर सकें। तो आपका स्वागत है जूही जी फिर। नमस्कार। पिछली बार आपसे जो बातचीत हुई थी, हमारे लाखों दीदियों ने उस वीडियो को देखा है और बहुत लोगों ने उस पर कमेंट किया कि बहुत ज़रूरी थी ये बातें जो आपने बताई, और आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है। तो हम सारी दीदियों की ओर से आपका फिर से स्वागत करते हैं। आपको पहले एडवांस में थैंक यू बोल देते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है कि 20,000 से ज़्यादा दीदियों की संस्थाएं सीएलएफ संकुल रजिस्टर्ड हैं, और एक बार जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड संस्था के रूप में स्थापित हो जाते हैं, तो फिर लीगल कंप्लायंस भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इस विषय पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और ये आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी दीदियों को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि दीदियों के संगठन का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहले तो आपको दोबारा धन्यवाद कि यहाँ पे दोबारा बुलाने के लिए, और ये सुन के भी अच्छा लग रहा है कि हमारी जो पिछली बातचीत है वो दीदियों के काम आए। तो अब मैं आती हूँ, आपका जो प्रश्न है कि हमारे जो सीएलएफ की दीदी है जिन्होंने ये सीएलएफ बनाया है, उस सीएलएफ को रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद उनको एक लीगल बॉडी का उनको दर्जा मिलता है, एक मान्यता मिलता है, विधिवत मान्यता। हाँ, और वो क्यों ज़रूरी है? अच्छा। क्योंकि जो हमारे पहला जो समूह है वो कुछ ही लोगों को लेके बनती हैं, और उसके बाद वीओ जो है वो भी कुछ ही, इससे थोड़े ज़्यादा पर कुछ ही लोगों को लेके बनती हैं। लेकिन और इसीलिए कम लोगों को लेके बनती हैं क्योंकि जैसे ही हम ज़्यादा लोग एक साथ आ जाएंगे तो वो ऐसे कोई संस्था नहीं चला सकते हैं, उसके कोई कुछ नियम हैं। तो जैसे ही हम ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, कोई संस्था बनाते हैं, तो उसका कोई कहीं पे उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है उसको आगे काम करने के लिए, क्योंकि उनका जो पहला काम है वो है, बहुत सारा पैसा उनके पास आता है जिसका वो लेन देन करते हैं, करोड़ों रुपए से ज़्यादा रुपए उनका लेन देन होता है। तो अगर उनको इतने पैसे का लेन देन करना है तो उनका एक किसी भी संस्था का उसको रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो नियम तो आप ये कह रही हैं कि अगर आप संख्या में छोटे हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं,
और वहाँ पर एक छोटे से स्थान पर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, तब तो ये है कि इनफॉर्मल तरीके से भी आप अपनी संस्था चला सकते हैं। लेकिन अगर संस्था बड़ी है, ज़्यादा लोगों को सेवा आप दे रहे हैं और आप विधिवत तौर से अपने साथ बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूशन को जोड़ना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आपका लीगली रजिस्टर्ड होना, आपको विधिवत एक मान्यता प्राप्त करना ज़रूरी है, ताकि आप फ्यूचर में जो भी काम करें वो विधिसंगत हो। हाँ। अच्छा। दूसरा है कि NRLM जिस सोच से शुरू हुआ था कि CLF दीदियों का एक अपना इंस्टीट्यूशन होगा और खुद से वो आगे लेके जाएंगे, तो इसका मतलब उनको बहुत सारे डिसीजंस है जो खुद लेने पड़ेंगे। बहुत सारे बाहर के इंस्टीट्यूशन हैं जिनके साथ उनको पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा, या फिर बाहर से जो हमारे बैंक है या ऐसे जो फिनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से वो और पैसा ला पाएंगे या दूसरे संस्था से पैसा ला पाएंगे जिसके थ्रू अपने मेंबर्स का वो सपोर्ट कर पाएंगे। उसके लिए भी उनको लीगल बॉडी होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए शुरुआत में तो बैंक SHG को भी पैसे नहीं देते थे, लेकिन RBI का सर्कुलर है NRLM के साथ कि उनको सपोर्ट करना है इनिशियली, तो इनिशियली उनको फंड तो देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा पैसा चाहिए और एज ए इंस्टीट्यूशन ज़्यादा पैसा चाहिए और वो अगर मोबिलाइज करना है डिफरेंट संस्था से, तो उनको एक लीगल उनको एक एंटिटी होना पड़ेगा, नहीं तो क्यों कोई इनके ऊपर भरोसा करेगा, किस बेसिस पे करेगा। और जब उनका कोई लीगल एंटिटी आइडेंटिटी हो जाएगा तभी वो एक खुद से एक संस्था बने हैं जो खुद से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इतने लोगों के लिए मिनिमम 2,500 लोग तो एक CLF में हैं, मैक्सिमम तो 5, 6, 7 हज़ार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर 2,500 लोगों के लिए कोई डिसीजन लेना है और दूसरे संस्था के साथ पार्टनरशिप में जाना है, तो उनका एक लीगल स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि चूँकि संस्था बड़ी है, इतने हज़ार सदस्य हैं, सबका समय, सबका पैसा, सबकी मेहनत लगी हुई है, और जब आप बड़े रूप में काम करने जाते हैं तो आपको बहुत सारी संस्थाओं के साथ साझा कार्यक्रम करना पड़ेगा, उनके साथ आपको एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, और ऐसे में अगर आपकी कोई लीगल पहचान नहीं है तो फिर आपसे कोई क्यों जुड़ेगा, और लीगल पहचान नहीं होने पे बहुत सारी बातें भी सामने आती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि जैसे ही मैं लीगली अपने आप को रजिस्टर करता हूँ, किसी भी जो भी एक फॉर्मेशन का, इनकॉर्पोरेशन का जो कानून है उसके तहत, तो फिर मेरे साथ साथ वो विधि की या लीगल बाध्यताएं भी आती हैं, या हमें कानून के अनुरूप काम करना होता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि रजिस्ट्रेशन में हमारे साथियों ने मदद कर दी और उनके बायलॉज बनवा दिए। बहुत बार हमारी दीदियों को बायलॉज पढ़ने का मौका नहीं मिला, या जो कानूनी शब्द हैं वो इतने सरल नहीं हैं कि उसका अर्थ हम अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा दीदियों की ओर से कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है एक बार अगर मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूँ तो। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो वन टाइम है और हो सकता है कि किसी ने हमको सपोर्ट कर दिया, उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो गया, कर लिया। लेकिन अब हमारे ऊपर CLF के ऊपर अब आती है वो जिम्मेदारी जिसको ज़िंदगी भर चलाना है, उस संस्था को ज़िंदगी भर चलाना है, इंडिविजुअल मेंबर को नहीं पर संस्था को चलाना है। अब CLF रजिस्टर्ड बॉडी हो गया तो वो संस्था लीगल हो गया। अब वो संस्था के साथ बहुत सारे ऐसे ही नियम का अनुपालन करना बाध्य हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो वो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसके जो नियम हैं उनके पालन करने पड़ेंगे। जिस भी एक्ट में रजिस्टर्ड है, अभी यहाँ पे हमारे जो CLFs हैं वो ब्रॉडली, ओवरऑल अगर ब्रॉडली देखें तो 2 एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव और सोसाइटीज़। अच्छा। कहीं कहीं पे म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव भी है, लेकिन ब्रॉडली अगर देखें तो कोऑपरेटिव और सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड है। तो जिस भी एक्ट में रजिस्टर्ड है उसके जितने नियम हैं उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके सारे नियम का पालन करना पड़ेगा। और तीसरा जो है गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जिसको GST जिसको हम बोलते हैं,
2017 उसके नियम का पालन करना पड़ेगा। ये तो मिनिमम है। इसके अलावा क्योंकि CLF एक रजिस्टर्ड बॉडी है और उन्हें अपने स्टाफ भी रखे हैं, तो अगर उन पे कितने स्टाफ है उसके ऊपर डिपेंड करके जो लेबर लॉ के जो नियम हैं वो भी पालन करना पड़ेगा। तो ये कुछ जो हमारे एक्ट्स एंड लॉ है और उनके जो बाई लॉज है। सबसे पहली बात कि हमने जब दीदियों ने CLF बनाया तो बाई लॉज में हमने जो भी नियम अपने कुछ नियम बनाए हैं उनका तो पालन करना ही पड़ेगा। तो ये ब्रॉडली अगर हम इनका पालन नहीं किए, क्योंकि जब तक हम इनफॉर्मल बॉडी थे एज ए GVO तो हमको कुछ चीज़ों के बेनिफिट मिल रहे थे, कुछ चीज़ हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लीगल हमने एक एंटिटी लिया वैसे ही हमने कुछ चीज़ों पे हमने साइन कर लिया, एग्रीमेंट में आ गया कि ये चीज़ें हमको करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रॉडर चीज़ें हैं ये हमको मिनिमम करना ही पड़ेगा। अब जब हम ये करते हैं उसमें कुछ मतलब अगर हम अगेन एज ए इंस्टीट्यूशन कंप्लायंसेस को देखें तो इसके निटिग्रिटीज़ तो है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले पूरे साल में हम जो काम करेंगे उसका CLF को उसका प्लान बनाना पड़ेगा और उसका अनुमोदन लेना पड़ेगा सारे जो हमारे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार दीदियों के लिए दोहराना चाहूँगा, जो मेरी आपसे आपकी बात सुनकर जो मेरी समझ बनी, आप ये कह रही हैं कि एक बार जब आप अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। आप कोऑपरेटिव्स एक्ट में जा सकते हैं, सोसाइटीज़ एक्ट में जा सकते हैं, म्यूचुअल एडेड कोऑपरेटिव एक्ट में जा सकते हैं, या और भी जो संबंधित इस तरह के कानूनी हमारे पास ऑप्शन हैं रजिस्ट्रेशन के, वहाँ हम जाते हैं। लेकिन सॉरी यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आप जिसमें भी जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें आपका बेनिफिट ज़्यादा है। मतलब NRLM के हिसाब से डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके से आपने CLF बनाया है, लेकिन आपने जिस तरीके से CLF बनाया है और जो काम आप करना चाहते हैं वो एक्ट आपको वो सारे काम करने के लिए अलाउ करते हैं कि नहीं, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। हाँ, देन आप डिसाइड कीजिए आप किस में ले जाएंगे। सेकेंडली, किस में आपके फ्लेक्सिबिलिटीज ज़्यादा है, आप खुद डिसीजन ज़्यादा ले सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस एक्ट के हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन किया तो कोई और भी आपके ये इंस्टीट्यूशन के शेयर होल्डर बन गए जो कि आपके NRLM नॉर्म या फिर आपने जो नियम बनाए हैं SHG BO CLF बनाने के लिए वो फॉलो नहीं करता है। मतलब आप किस में ज़्यादा अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, किस में आपने जो चीज़ें सोचे हैं काम करने के लिए उस हिसाब से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, किस में आपको जो आपका इनकम है वो अगर आ रहा है उसके हिसाब से आप बेनिफिट ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब आप और आपको किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में समझ बना लेनी है, क्योंकि जो कानूनी चीज़ें हैं उसके लिए जो उसके विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि आपके लिए, आपके हित में और जो आप करना चाहते हैं आपके उद्देश्य प्राप्ति के लिए कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर है। और अपने बाईलॉज उसी हिसाब से आप उनसे बात करके लिखवाएं जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाईलॉज में वो चीज़ें उल्लेखित या लिखित हों तो ज़्यादा लिखना ही चाहिए, मतलब ज़्यादा क्या। बिल्कुल। तो आपने जो मुझे बोला, मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक तो समझ में ये आ रहा है कि जैसे ही मैं रजिस्टर्ड अपनी संस्था को कराता हूँ तो मेरे ऊपर उस एक्ट में जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है उससे संबंधित नियम तो लागू हो ही जाते हैं। साथ ही साथ जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और उस वक्त मैंने अपने लिए जो उपनियम बनाए हैं, जो बाईलॉज बनाए हैं, वो भी मेरे ऊपर, मेरे सदस्यों के ऊपर उतने ही गंभीरता से लागू हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो अन्य कानून हैं जो कार्य करने के लिए देश में बनाए गए हैं, जैसे आप कह रहे हैं इनकम टैक्स से संबंधित जो कानून है वो भी मेरे ऊपर लागू होता है, GST से संबंधित कानून है वो लागू हो जाता है। अगर मैं लोगों को नौकरी दे रहा हूँ और एक संख्या से ज़्यादा हमारे यहाँ लोग हैं तो फिर ये जो मानव संसाधन से संबंधित कानून है, लेबर से संबंधित, मानव संसाधन से संबंधित, वो कानून भी हमारे ऊपर लागू हो जाता है। तो ये है कि आप रजिस्टर्ड होकर अपने आप को एक बेहतर संस्था बनाकर अपने आप को मजबूत करते हैं, आपको एक लीगल
आइडेंटिटी के तौर पर जाना जाता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कानून के तहत जो नियम हैं वो भी आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। अब अगर कोई संस्था रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन नियमों का पालन नहीं करती है तो क्या रजिस्ट्रेशन भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अच्छा। बिल्कुल जा सकता है, और उसमें आपको और ज़्यादा समस्या आएंगी क्योंकि आपको री रजिस्ट्रेशन कराने जाना पड़ेगा। आपने तो साइन कर दिया। कुछ नियम हमको यही समझना है कि जब हम किसी ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हैं तो हम अग्री कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम ये सब करेंगे, तो अब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम इसका पालन नहीं करेंगे। तो मतलब आपको इनकम टैक्स के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर फाइन आएंगे। अगर आप उस परिधि में, उस दायरे में आते हैं तो आपको जीएसटी का पालन करना ही होगा। बिल्कुल। और जिस एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसका तो पालन करना ही करना है। बिल्कुल। उसमें कोई आपको छूट नहीं है। और साथ ही जो आपने बायलॉज बनाए हैं उन भी नियमों का आपको पालन करते रहना है। बिल्कुल। मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं जिससे हमारी संस्था को बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे अगर हम उसको सही तरीके से करें तो। लेकिन अगर हमने नहीं किया तो उसका जो खामियाजा है वो भी हमको भरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ सीएलएफ के ईसी मेंबर ही नहीं, जो मेंबर्स है सीएलएफ के, जहाँ पे जो भी नियम है, अगर एसएचजी मेंबर है, वीओ मेंबर है या इंडिविजुअल मेंबर है, सारे मेंबर्स को इन नियम कानून के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम वो मेंबर हैं, अगर हमने शेयर लिया है तो हम उस सीएलएफ के उतने ही भागीदारी है हर चीज़ में। तो इनका समझ सबको बनाना बहुत ही ज़रूरी है, सदस्यों को। क्योंकि ज़्यादातर सारी की सारी संस्थाएं जो हैं वो मेंबर ओन्ड हैं, मेंबर ने ही बनाई हैं और मेंबरों ने ही इसको स्थापित किया है। तो आप कह रहे हो कि सदस्यों की जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितना इन्होंने अपने लिए जो लीडर्स चुने हैं अपने बोर्ड में, अपने ईसी में, उनकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि नहीं ये देखना सदस्यों की। हाँ, क्योंकि आपने उनको चुना है चलाने के लिए। उन्होंने मतलब ऑब्वियसली उन्होंने वो बोर्ड मेंबर है तो उनके तो थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सदस्यों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि उन सारे नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सदस्यों के पास ऐसा क्या फोरम है कि वो ये समझ पाएँ कि हमने जिस उद्देश्य से संस्था बनाई थी, हमारे जो नियम कानून थे, हमारी जो योजनाएं थीं, या जो लीगल कंप्लायंस होना था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए उनके पास क्या फोरम है? हाँ, तो ये जानने के लिए सदस्यों के पास जो फोरम है और जो उनको करना ही पड़ेगा वो है एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार। वार्षिक आम सभा। हाँ, वार्षिक आम सभा, जिसमें सारे जो वोटर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको प्रेजेंट होना है। उनके सामने जो हमारे ओबी या ईसी है, मतलब बोर्ड मेंबर है हम बोलेंगे, यहाँ पे ओबी ईसी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो लीगल बॉडी हो चुका है। तो उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे कि हमने ये पिछले साल में हमको क्या काम करना था और हमने क्या क्या काम किया है। इससे पहले वो उसके साथ वो रखेंगे हमारे कितने आय व्यय गए हैं, कितना हमारा प्रॉफिट है, तो पूरा ये सब हिसाब निकास वहाँ पे रखेंगे, जिसके लिए उनको ऑडिट कराना पड़ेगा और ये ऑडिट किसी सीए से कराना पड़ेगा। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट उनको कराना पड़ेगा। और उसका जो रिपोर्ट है, उसका जो नॉट ओनली स्टेटमेंट, उसका रिपोर्ट है कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या अच्छा किया है, क्या चीज़ में और काम करने का ज़रूरत है, वो पूरा उनको उसके सामने, सारे सदस्यों के सामने पहले तो पूरे साल भर का लेखा जोखा रखना है, पूरा रखना पड़ेगा। एक तो आप कह रहे हो कि वित्तीय लेखा जोखा रखना है। हाँ, और ये वित्तीय जो ऑडिट होगा वो किसी सीए के माध्यम से होगा और ये वार्षिक आम सभा में सारे सदस्यों को आना है। हाँ, उनको निमंत्रण दिया जाएगा। हाँ, वो सारे सदस्य आएंगे। हाँ, और उनके सामने ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं
ये सीए के माध्यम से अपनी वित्तीय रिपोर्ट रखेंगे। हाँ, जो सीए के माध्यम से करवाया है वो रिपोर्ट वहाँ पे वो रखेंगे। रखा जाएगा। हाँ, और उस रिपोर्ट में ये भी होगा कि एक तो लेन देन कैसा रहा, साथ ही साथ वित्तीय जहाँ जहाँ पर जो स्थिति बनी है या कोई कमेंट आया है या कोई टिप्पणी की गई है सीए के द्वारा कि ये नियम संगत नहीं था या यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, वो सारी लोगों को बताई जाएंगी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो इनकम टैक्स रिटर्न उनको फाइल करनी है, वो उन्होंने किया नहीं किया, क्या किया, वो भी उनको वहाँ पे सबको बताना पड़ेगा ओके, कि उन्होंने क्या किया। तो तो ये एक और चीज़ वहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी उनका अगर वो हर सीएलएफ के लिए नहीं है, अगर उस एक्ट में वो अलाउड है, तो वो जो उनका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का वो क्या कर रहे हैं, क्या कितना वो अपने सीएलएफ में फिर से उसका निवेश कर रहे हैं, या फिर वो डिविडेंड के तौर पे अगर शेयर होल्डर को दे रहे हैं कि नहीं, या फिर अगर उनका डेफिसिट है, लॉस में चल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। तो ये सारे चीज़ भी वहाँ पे उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा उस मतलब कह रहे हो कि AGM में। जिस कानून के तहत उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट के आधार पर जो भी आय हुई है साल की, उसके आधार पर उनको ये भी तय करना है कि इस पैसे का हमें करना क्या है। और आप कह रहे हो कि फिर सरकार को वो रिपोर्ट संबंधित विभाग के माध्यम से सौंपनी है कि इस वर्ष हमारा वित्तीय स्थिति क्या रही और हमने मुख्य रूप से इस साल क्या क्या नियम बनाए या कार्य किए। हाँ, ये उन्होंने किया कि नहीं, ये सारे मेंबर्स को बताना है। साथ ही उसी फोरम में एक चीज़ और वो कर सकते हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनके जो बाईलॉज है उसमें कुछ नियम का वो परिवर्तन करना चाहते हैं और वो अलाउड है एक्ट के हिसाब से, तो वो प्रपोज कर रहे हैं कि हम इस नियम को ऐसे चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको भी उनको एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में रखना है, क्योंकि वहीं पे उनका पूरा अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर्स से कि ऐसा चेंजेस वो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसके मालिक तो सब लोग हैं, ये लोग तो चलाने वाले हैं, तो सबसे वो उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो अगर बदलाव आपको बाई लॉज में कुछ भी करना कुछ है भी तो आपको सदस्यों के बीच में रखना है। बिल्कुल। और वो इसी जो वार्षिक आम सभा है इसमें या विशेष आम सभा जैसे भी हो, लेकिन सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। और सदस्य अगर कहते हैं कि हाँ ये बदलाव किया जाए तभी वो बदलाव होगा, अन्यथा कोई अपने से बदलाव नहीं कर सकता। ओके, तो ये जैसे सीएलएफ में दीदियां हर महीने बैठती हैं, वहाँ उन्होंने कुछ अकाउंटेंट रखे हैं, उन्होंने कुछ डेटा रखने वाले लोग रखे हैं, कुछ कार्यकर्ता उनके पास हैं, तो एक सीएलएफ को इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कितने प्रकार के दस्तावेज, कितने प्रकार के मतलब ये तो रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। बिल्कुल रखने तो पड़ेंगे ही, बिना रिकॉर्ड का तो नहीं होगा। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सीएलएफ को 20 से 25 तरीके के दस्तावेज़ों को तो रखना पड़ेगा। कुछ रजिस्टर्स हैं, कुछ फाइल्स हैं, लेकिन रखने पड़ेंगे। मतलब तो आप कह रहे हो कि 20 से 25 प्रकार के विभिन्न फाइल रजिस्टर्ड आपको मेंटेन करना है। हाँ, अच्छा, शुरुआत में जो सिंपल वाला है कि मीटिंग रजिस्टर्ड तो होगा, मिनट्स जो आपके हैं, जो मीटिंग के मिनट्स जिसमें लिखा जाता वो है, कानूनी बाध्यता है आपको लिख के और रजिस्टर्ड रखना मेंटेन पड़ेगा। करना है। हाँ, और ये जो आप अलग से जो हम वार्षिक सभा कर रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं, उसके लिए अलग से रखना पड़ेगा, उसके अटेंडेंस के साथ कि कितने सदस्य आए, क्योंकि उसका कोरम होगा एक स्पेसिफिक, वो सब रखना पड़ेगा। आप जो ये मीटिंग कर रहे हैं, ये जो आपने किया, उसके लिए जैसे अभी आप बोल रहे थे कि उसको निमंत्रण देना पड़ेगा, तो निमंत्रण अगर उनके बायलॉज में, एक्ट में ऐसा लिखा है कि 30 दिन पहले देना पड़ेगा, तो आपने निमंत्रण दिया, उसका भी आपको कहीं पे प्रूफ रखना पड़ेगा कि आपने ये निमंत्रण दिया। आपके जो शेयर होल्डर्स है, इतने शेयर होल्डर्स है, तो उसका लिस्ट आपको रखना पड़ेगा कि आपके शेयर होल्डर्स कौन है, कितना शेयर दिया है। तो ये दो चीज़ें मुझे समझ में आई, मैं इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूँ। एक तो आप कह रहे हो कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो दस्तावेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे पत्र है, नोटिस है, इस प्रकार की चीज़ें,
तो उनको हमें फाइल में रखना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, उनके हमें रजिस्टर्ड रखने हैं। बिल्कुल। उन रजिस्टर में, उन पुस्तिकाओं में रेगुलर बेसिस पे वो रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे आप कह रहे हो मीटिंग है, तो रेगुलर अगर मीटिंग हो रही है तो उन मीटिंग के मिनट्स, चूँकि एक किसी कागज़ पे नहीं बना सकते, आपको एक रजिस्टर में ही मेंटेन करना होगा। लेकिन आपने पत्र भेजा है आम सभा के लिए, वार्षिक आम सभा के लिए, तो उसकी एक कॉपी आपको कहीं फाइल में रखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को जॉब दिया और उसको नियुक्ति पत्र दिया है, तो वो पत्र भी हमको कहीं रखना होगा। या हमने कोई चिट्ठी लिखी है कहीं संबंधित विभाग को या सरकार को, मान लीजिए, या ऑडिट रिपोर्ट है, तो ऑडिट रिपोर्ट भी किसी फाइल में आपको सारी जानकारी एक जगह रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम ये सारे एक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं रहे एज ए एविडेंस, एज ए प्रूफ, तो जब ज़रूरत पड़ेगा हम उसको कैसे दिखाएंगे? तो इसीलिए एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे। और ये डॉक्यूमेंट कितने होंगे, कितने प्रकार की फाइलें होंगी, हमें लगता है कि ये कोई विशेषज्ञ से पूछ लेना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मोटा मोटा तो समझ सकते हैं जो लिस्ट रहता है आमतौर पे, लेकिन ये है कि एक विशेषज्ञ से भी लिस्ट बनवा लें कि हमें क्या क्या रखना है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो इसके के लिए ना, जब हमारे बायलॉज बन जाएंगे और उसके बाद जो पहला ट्रेनिंग होना चाहिए, उसमें आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन से रजिस्टर आपको मेंटेन करना है और कौन से फाइल आपको मेंटेन करने हैं। वो ईसी को भी बताना ज़रूरी है, वो स्टाफ को भी बताना ज़रूरी है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो कह रहे हो कि ऑडिट होना है, वार्षिक ऑडिट होना है, वो तो साल में एक बार होना है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवस्था का ऑडिट आपको समय समय पर कराते रहना पड़ेगा। हाँ, वो तो आपको क्वार्टरली करना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, हर 4 महीने, हर 3 महीने हर में। 3 महीने। हाँ। अच्छा, हाँ जी। तो एक तो उसमें भी दो है। एक है कि लेन देन का ऑडिट हर 3 महीने में आपको करना पड़ेगा। दूसरा है कि व्यवस्था का ऑडिट वो भी करना पड़ेगा। जैसे ये फाइल्स हैं कि हाँ, मेंटेन हो रही हैं कि नहीं, तो ये वो registered उसी maintain का हो रहे हैं कि पार्ट नहीं। हो जाएगा, लेकिन उसको इंश्योर करना पड़ेगा। नहीं तो आप अचानक से एक दिन देखेंगे कि, फॉर एग्जांपल, ऐसे हमने बहुत सारे जगह पे देखे हैं कि जब आप इतने पैसे के साथ लेन देन कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा कैश में लेन देन करेंगे, उसके वो अलाउड नहीं है। क्योंकि आप तो रजिस्टर्ड बॉडी हैं, तो आप कैश में क्यों कर रहे हैं? तो जब हमने उसका ध्यान नहीं रखा, तो ऐसे बहुत सारे सीएलएफ है जिनको नोटिस आए हैं कि आपने इतना ज़्यादा कैश में लेन देन कर दिया। अब अगर हम समय समय पे इसको देखते रहेंगे कि हमने मतलब जो कितना किया, कैश ट्रांजैक्शन की सीमा थी, उस सीमा से आपने ज़्यादा कर लिया, और ये फिर कानूनी तौर पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा आपने क्यों किया। हाँ, तो अगर हम समय समय पे ये देखते रहेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हम कितना कर चुके हैं और क्या नहीं। कौन सा नियम हमने शायद लिखित में नहीं लिखा है, या फिर हम उसका पालन नहीं करके, शुरुआत में हो ही सकता है, क्योंकि इतने दिन हमने एसएचजी बना के चलाया है, वीओ बना के चलाया है। इवन सीएलएफ भी, अभी कुछ सीएलएफ जो रजिस्टर्ड नहीं है, हमारी आदत वैसी नहीं है, है ना। तो अब जब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो हमको वो नियम का पालन करना है। तो उसको हमारे आदत में डालने के लिए अगर हम समय समय पे उसको नहीं देखेंगे, तो हमारी आदत में नहीं आएंगी, और नहीं आएंगे तो भुगतना देना पड़ेगा। सीएलएफ के स्तर पर आपके पास, मुझे लगता है कि एक अच्छा अगर कोई प्रतिनिधि है या उसके कार्यकर्ता हैं, तो इनके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। तमाम फाइल्स की, रजिस्टर्ड की, उसको मंथली बेसिस पे कम से कम वो चेक करते रहें कि ये सब अपडेटेड है कि नहीं, मेंटेन हो रहा है कि नहीं। और 3 महीने आप कह रही हैं, 3 महीने पे हम एक इंटरनल ऑडिट करा लें, जिसमें बैठ के हम पूरे 3 महीने में हमारा किस तरह की व्यवस्था रही उसको भी चेक कर लें, ताकि साल का जब ऑडिट हो तो उस समय हमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं हो जाए। ऐसी बात नहीं हो जाए जो हमने देखी नहीं और एकाएक हमारे लिए शॉकिंग, जिसको बोलते हैं कि आपके लिए ऐसा कुछ नहीं हो जाए कि आपको लगा ये क्या हो गया। तो वो आप करते रहें, क्योंकि कानूनी आप संस्था हैं और आप कानूनी रूप से रजिस्टर्ड हैं,
तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज़ है, मतलब इसको और इजी करने के लिए जो CLF कर सकता है, जो CLF के मैनेजर एंड अकाउंटेंट का मेन मुख्य दायित्व है कि उसको करे, वो कर सकते हैं, वो अपना एक कैलेंडर बना सकते हैं। क्योंकि हर कुछ चीज़ें, जैसे अब इतने सारे अगर हमारे नियम है उसको पालन करना है, तो कौन से महीने में, कौन से दिन में हमको क्या चीज़ कर लेना होगा। हर चीज़ का जो जो नियम है वो तो लिखित है। अगर हमको GST देना है तो उसका एक निर्दिष्ट दिन है कि महीने के इस डेट के अंदर देना पड़ेगा। तो अगर CLF के पास ऐसा कोई टूल है, कोई कैलेंडर है या फिर ऐसा कुछ है जो उनको याद दिलाते रहे समय समय पर कि अगले महीने का ये दिन है, तुमको ये करना है, तब जाके उनके लिए वो इजी रहेगा ना। मीटिंग में वो डिस्कस कर सकते हैं। या फिर उनका कोई एक तो कैलेंडर चाहिए ताकि वो आंखों में दिख जाए। बहुत बार आप भूल जाते हैं तो सामने कहीं है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि फिर आपको अपनी संस्था में CA नियुक्त भी करना पड़ेगा। हाँ, वो तो साल के लिए, मतलब CA तो रोज का नहीं है, ये रेगुलर लेकिन वाले जो काम आप बोल रहे हैं, हाँ। जैसे मान लो कि GST हर महीने जाना है या हर मासिक रूप से जो काम होने हैं, इसके लिए भी हमें एक एक्सपर्ट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। हाँ, ताकि वो हमें कर पाए। हाँ, तो आप तो CLF को ऐसे करना है कि आप उनके साथ एक एग्रीमेंट कर ले कि हमको आप इस चीज में साल में सहायता देंगे, उसके लिए हम आपको ये इतना सहायता के बदले में आपको सर्विस देंगे। हाँ, तो और साथ और हर चीज के लिए, मतलब साथ ही हमारे जो मैनेजर या अकाउंटेंट हैं उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा, उनको भी सिखाना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे उनको भी ध्यान रखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि जो CA का रोल है वो तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो प्रिपरेटरी काम है वो तो ये लोग कर सकते हैं ना। तो उस हिसाब से हमको ये दोनों को बैलेंस रख के करना पड़ेगा कि उनका तो सपोर्ट हम लेंगे ताकि लीगली हमारे पास कोई नोटिस ऐसा ना जाए, हम कहीं कुछ छूट ना जाए, लेकिन साथ ही साथ हम कौन सी चीज़ें खुद कर सकते हैं, जो काम हम समझ लें और फिर हमें रेगुलर बेसिस पे उसको करते रहना है। जैसे अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका कहीं पर बोर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आप अगर GST सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो आपके उस बोर्ड पर आपके ऑफिस के पास उसका नंबर वहाँ उल्लेखित होना चाहिए कि आपका नंबर क्या है। आपने अगर बहुत सारे लाइसेंस ले लिए हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद कोई सामान खरीद बेच करने के लाइसेंस ले लिया है आपने, या आपका अपना रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसको आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ कोई भी आके देख सके। उसे बाहर कहीं फाइल में छुपा के मतलब फाइल में आपने रखा है। हाँ। कोई पूछे दिखने से बेहतर है कि आपका सामने दिखता रहे, कोई भी आए तो सामने देख ले कि हाँ ये लाइसेंस है, ये रजिस्ट्रेशन है, ये चीज़ें हैं। अब दूसरा आप जो एक महत्वपूर्ण बात बोल रही हैं कि इन कामों को करना है और समय पे करना है। महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि ये काम अगर आप करते हैं और समय पे नहीं करते तो भी आप दंड के भागी हो सकते हैं। मतलब दंड आप होंगे ही, हो सकते नहीं होंगे। तो आप दंड के भागी होंगे और वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि उसके लिए फिर आपको जवाब देना पड़ जाए। और तो काम का करना ज़रूरी तो है ही, लेकिन काम का समय पे करना ज़रूरी है। यानी ऑडिट होना है समय पर, रिटर्न आपको जमा करना है समय पर। अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो GST के भी जो रिटर्न हैं या जो उनकी भी जो विधिवत जो भी कार्य हैं वो भी समय पर आपको करना है। और इसका मतलब हुआ कि आपकी मीटिंग हो रही है तो समय पर ही आपको सारे मिनट्स लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि आज मीटिंग हो गई और 3 महीने पेज खाली पड़ा हुआ है और आप बाद में लिखने जा रहे हैं, या आप आम सभा के लिए चिट्ठी भेज रहे हैं, नियम है 1 महीना और अब 5 दिन पहले आपको याद आया कि चिट्ठी भेज देते हैं। तो ये जो है इसको अच्छा हाइजेनिक या साफ सुथरा तरीका नहीं मानेंगे और आप पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और होंगे भी। अब एक चीज़ के बाद ही एक होगा ना, आप ऐसा अचानक से आज डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम ऑडिट तो कर लिए, AGM नहीं करेंगे और हम अभी जाके रिटर्न मतलब हम सबमिट कर देंगे। वो मतलब ऐसे नहीं हो सकते।
जैसे आपको एक एग्जाम पास करने के बाद ही दूसरे क्लास में जा सकते हैं। तो नियम है, अगर इसके बाद ये करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे तो आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा कि आपके एजीएम आपने किया, उन कितने स्टेप्स लोग को हैं। तो फॉलो करना है। हाँ, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। जिंदगी में हर चीज में करना है आपको। आप अगर खेती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बीज पहले डालेंगे, जुताई बाद में करेंगे। आपको उसी नियम से चलना है, जो नियम है, जो क्रम है। आप घर में काम कर रहे हैं, यहाँ भी जो क्रम है उसके अनुसार ही चलना है। पहले काम पहले करना है, उसके बाद वाला का दूसरा जो काम है उसके बाद करना है, और समय पे भी करना है। इसीलिए आप कह रही हैं कि अच्छा होगा कि एक कैलेंडर बना लें और उसको कहीं सामने रखें। शुरुआती दिनों में ये आपको बहुत मदद कर सकता है। और ये भी ज़रूरी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी विशेषज्ञ से भी मदद ले सकते हैं, ताकि वो आपको याद कराता रहे कि कौन सा काम किस समय पे है। हर 3-3 महीने पर स्वयं जांच लीजिए कि आपकी संस्था के जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी स्वस्थ हैं। फाइल, फोल्डर और जो बाकी रजिस्टर्ड वगैरह हैं वो कितने अच्छे से लिखे जा रहे हैं, कितने अपडेटेड हैं, कोई त्रुटि तो उसमें नहीं है। लेन देन का विशेष ध्यान रखें और जो नियम है उसके अनुसार चलें। अगर नियम से नहीं चलते हैं तो आप जिस तरह से लीगल एंटिटी हैं या जिस तरह से आप लीगली रजिस्टर्ड संस्था हैं, आपके सामने लीगल प्रॉब्लम भी आ सकती है। ऐसे ही आएंगे। हाँ, मतलब अब आपके सामने जो बाधाएं आएगी वो कानूनी आएंगी। हाँ, उसको आप ऐसे नहीं कि अच्छा ठीक है आ गया चलते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं कर सकते। हाँ, उसको और आपको मुख्य रूप से जो प्रतिनिधिगण चुने गए हैं, जो बोर्ड मेंबर में हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। हाँ। एक और चीज़ हमको इसमें समझने का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये मिक्स हो जाता है और हम ध्यान नहीं रखते हैं। वो ये है कि जैसे हमारे एसएचजी से वीओ बनते हैं, वीओ से सीएलएफ बनते हैं, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसे एसएचजी से सारे एसएचजी से प्रतिनिधि आके वीओ में आ गए, 1-2 वो अलग चीज़ है, पर सारे से आते हैं। सिमिलरली सारे वीओ से जाके सीएलएफ बनते हैं प्रतिनिधि, जब हम सीएलएफ बनाते हैं। लेकिन जब वो रजिस्टर्ड होता है वो बॉडी, तब अगर कहीं पे 15 वीओ मिलके एक सीएलएफ बना है, ज़रूरी नहीं है वो 15 वीओ के सब लोग उसके बोर्ड मेंबर में होंगे, क्योंकि बोर्ड मेंबर में कितने लोग होंगे वो अगेन वो डिसाइड करेगा बाईलॉज, जो कि एक्ट से गवर्न हुआ है उसमें। तो अगर एक्ट में लिखा है कि 11 लोग ही बोर्ड मेंबर हो सकते हैं, तो बोर्ड मेंबर तो 11 लोग ही है, लेकिन हमने 15 वीओ से बनाया है सीएलएफ, तो जो 4 अगर एक एक करके भी आए हैं तो जो 4 मेंबर और हैं वो बोर्ड मेंबर नहीं है, पर हम ईसी में रख रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रतिनिधि है। तो हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बोर्ड मेंबर का मीटिंग जिस रेगुलरिटी में होना है, अगर महीने में होना है, जो भी हमने बायलॉज में लिखा है, वो बोर्ड मेंबर का मीटिंग हो रहा है या फिर हम उसका रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे एक लीगल ऑब्लिगेशन में आ जाता है कि बोर्ड मेंबर्स का आगे पता चला हम सिर्फ वीसी का अटेंडेंस ले रहे हैं, जो कि हो भी रहा है, लेकिन हम वो बोर्ड मेंबर का जो मीटिंग है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इधर हमको अलग से मीटिंग करना पड़ेगा, और अगर इसी मीटिंग का एक पार्ट बोर्ड मेंबर का मीटिंग है तो उसका हमको रजिस्टर मेंटेन करना मुझे पड़ेगा। करेक्ट करें, जैसे आपने ये बहुत महत्वपूर्ण, मतलब ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। एक है कि सामान्य प्रतिनिधि कि आप एसएचजी से वीओ में अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, वीओ ने अपना एक प्रतिनिधि संकुल में सीएलएफ में भेजा है, तो एक जो प्रतिनिधि की कार्यकारिणी है वो तो एक ग्रुप है। हाँ, इसको हम सामान्य ना करके हम कार्यकारी प्रतिनिधि बोल सकते हैं, क्योंकि ईसी हम इसको बोलते हैं। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में ये लोग आ गए। लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड बोर्ड मेंबर हैं उनकी संख्या अगर मान लीजिए 14 है, या अलग अलग लॉज के हिसाब से, जो भी आपके बाई लॉज के हिसाब से, उनकी मीटिंग होना और उनका रजिस्टर्ड होना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, तो आपने अगर 20 लोग जा रहे हैं आपके सीएलएफ में, हर महीने बैठक कर रहे हैं और उनकी मीटिंग का आप रजिस्टर्ड बना रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि आपने बोर्ड का रजिस्टर्ड, बोर्ड मीटिंग का रजिस्टर्ड बना दिया। तो आपको इन दोनों में भी फर्क देखना पड़ेगा। अच्छा जी। और ये सामान्य तौर पे भूल या ये हो मिस्टेक हो जाती जाती है।
क्योंकि लोग क्योंकि हम सोचते हैं हम हाँ, तो इन कर ही दोनों के रहे बीच हैं। का अंतर समझ नहीं पाते या उस तरह से समझाया नहीं गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दीदियां हैं बहुत समझदार। एक बिल्कुल। एक बार वो समझ जाती हैं कि क्या हाँ। करना है, तो उसके बाद तो वो निष्ठापूर्वक ये काम करती हैं। बिल्कुल। तो ये जो बातें आपने बताई, तो एक सीएलएफ, मुझे क्या लगता है, देखिए स्थिति ये है कि जब हम समूह में हैं तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। यहाँ नियम मेरे, कानून मेरे, हमने एक ग्रुप में बैठ के तय किया कि इन नियमों से हम अपने आप को चलाएंगे और कोई बाहरी बाध्यता नहीं है हमारे समूह के स्तर पे। फिर हम बैंक से जुड़े और फिर हमें अपने नियमों के साथ बैंक के नियम का भी पालन करना पड़ जाता है। उनकी जो ईएमआई है, उनका जो तरीका है, उसका भी, और वो अगर हम चूकते हैं तो हमें नुकसान होना शुरू होता है। फिर हम वीओ के स्तर पर आते हैं और वीओ के स्तर पर भी एक इनफॉर्मल, ज़्यादातर जो वीओ हैं इनफॉर्मली हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास कोई बाहरी बहुत बाध्यताएं नहीं हैं। हमारे ऊपर हमारे सीएलएफ के कानून की बाध्यता है। सीएलएफ कहता है कि हर महीने बैठक करो, 15 दिन पे करो, ये जानकारी दो। लेकिन जब आप सीएलएफ के स्तर पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर ये आपको कानूनी रूप से बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती हैं। तो ये जो 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 समझ है, शुरू तो हुए इनफॉर्मल से, तो हमने साल 2 साल ऐसे जी चलाई है जहाँ बाहरी कोई कानून नहीं है, मेरा अपना कानून है, हमारा अपना लेन देन है। ठीक है, हमने एक सामान्य नियम बनाए हैं बाकी समूहों से मिलते जुलते। जब वीओ में जाते हैं थोड़ी और समझ बनती है। जब सीएलएफ में जाते हैं तो एकाएक ये कि आपके नियम तो हैं ही जो आपने बनाए हैं, जिस नियम के आधार पर सरकार ने आपको मान्यता दे दी कि ठीक है आप ये कार्य कर सकते हैं इस कानून के अंतर्गत, ठीक है ये नियम भी आपके मान्य हैं, लेकिन फिर सरकार के जो अलग अलग एक्ट हैं वो भी आप पर लागू हो जाते हैं। तो दीदियों को ये समझाने के लिए क्या व्यवस्था है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन समझाएगा और कब समझाना चाहिए? क्योंकि एसआरएलएम में भी क्या है, कितनी बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बायलॉज दीदियों को पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो किसी सीए के माध्यम से, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से वो करा लिया गया। और बायलॉज पढ़ा तो उसमें जो जिस तरह के शब्द हैं, मतलब हम आप लीगल एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इसीलिए मैं बार बार दीदियों को बोल रहा हूँ कि जब भी लीगल इश्यूज आएँ, लीगल मुद्दे आएँ, तो आप किसी एक्सपर्ट से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि हम जो कह रहे हैं बहुत जनरल बातें कर रहे हैं। तो जो लीगल उसमें शब्द हैं और मुझे लगता है हर चीज़ का प्रावधान है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो किस प्रकार की आपको लीगल चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और जैसा आप शुरू में कह रही थी, स्थिति ये भी बन सकती है कि आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाए, पूरी मान्यता ही ख़त्म हो जाए और फिर से दोबारा आपको कानूनी रूप से अपने आप को लाना पड़े कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझाने का क्या प्रस्ताव रखा है, और आप एसआरएलएम को जो सहयोगी हैं, जो मुझे लगता है जिनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है ये करने की, उनके लिए क्या सुझाव है, कैसे करें, कैसे योजना बना के रखें, सरल तरीका क्या हो सकता है? कि बायलॉज बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, शुरुआत वाला, और उसी में एसआरएलएम का रोल आता है कि जो ड्राफ्ट बायलॉज है उसमें अब डिसीजन मत लिखिए, लेकिन जो मेजर पॉइंट है उसको लिख के, और जो उनको डिसीजन लेना है, मतलब अमाउंट का डिसीजन लेना है कि हम कितना तक का लोन देंगे, शेयर होल्डर का अगेन कितना अमाउंट, वो एक शेयर का कितना वैल्यू है, या एक मेंबर को कितना शेयर देंगे, वो डिसीजन सीएलएफ को लेना है। लेकिन जो ब्रॉड एक बायलॉज है, जो एक्ट के साथ, जिस एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना है उसके साथ मैच करके, वो पहले एसआरएलएम का रोल है कि वो एक ड्राफ्ट बनाए और किसी सीए का सपोर्ट लेके बनाए, और वो पहले लीगल उनके जो सेल है वहाँ से उसको वेट कर ले। अच्छा। और जिस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके साथ भी बैठ के, उस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी बैठ के एक पहले फर्स्ट ड्राफ्ट बनाए, पहली बात। दूसरी बात है कि अब वो दीदियों को कब बताए और कौन बताए। तो पहली बात है कि कब बताए, तो जैसे ही सीएलएफ
का फॉर्मेशन होता है। जैसे उन्होंने अपना विजनिंग कंप्लीट किया, उन्होंने सपना देखा कि उनको सीएलएफ को कहाँ लेके जाना है, क्योंकि वहाँ लेके जाना है तो आपको ना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये सारे चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो आपको करनी पड़ेगी वहाँ ले जाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी है। मतलब मैं दूसरे शब्द में बोलूँ कि आप अगर DNRLM के माध्यम से संगठित CLF हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होना ही है। आप हाँ। विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं रह सकते। हाँ, क्योंकि आपके जो काम है ना उसके लिए आपको, अगर आप जब तक आप लीगल बॉडी नहीं होंगे आप बहुत सारे काम कर ही नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। तो ये स्टेट SRLM का दायित्व है कि वो अपने स्टेट के अनुसार और दीदियों के जो करने वाले कार्य के अनुसार ये देख ले कि कौन सा एक्ट अप्रोप्रिएट है, और उसके फिर एक्सपर्ट की मदद से एक ड्राफ्ट बाईलॉज तैयार करें। हाँ, ये तो SRLM का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। अब दीदियों को जैसे अपना उनका विजनिंग हो गया एंड ऑल, उसके बाद जो उनका एक मेंबरशिप ट्रेनिंग या गवर्नेंस रिलेटेड ट्रेनिंग जो उनको होना है, उस ट्रेनिंग का पार्ट एक चीज इसमें रह गई, मैं जो जी बीच में मतलब ये सवाल आ गया इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि मेरी संस्था रजिस्टर्ड होने जा रही है। मान लीजिए हम 4000 दीदियाँ हैं, हमारी संस्था रजिस्टर्ड होने जा रही है और अब लीगल हमें एक पहचान मिल रही है, तो बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, साथ ही कुछ जिम्मेवारियां जवाबदारियां भी मेरे ऊपर आएंगी। अब मैंने अपना प्रतिनिधि चुना है, जो बोर्ड मेंबर्स हमारे हैं उनकी एक कुछ जो भी लीगल संख्या है वो संख्या है। अब जब ये उपनियम या बाईलॉज बन रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे जानना चाहिए नहीं, या मुझे पहले पता? मैं वही बोल रही थी कि ये रजिस्ट्रेशन में जाने से पहले का स्टेप है कि अच्छा। मुझे जो आपने ड्राफ्ट, जो SRLM ने ड्राफ्ट बनाया है उसको लेके CLF के EC को पहले बताया जाए कि रजिस्ट्रेशन पहली बात तो क्यों ज़रूरी है, और अगर जाना है तो उसके स्टेप्स क्या है। तो ये जो हमारी आपकी बात हो रही है, हाँ। कि रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, हाँ। और होगा तो क्या सुविधाएं होंगी और होगा तो क्या जिम्मेदारियां होंगी, हाँ। जवाबदारियां होंगी, हाँ। ये पहले दीदियों ये को बता दिए। पहले बताना है, पहले और बताया जाए। उसके बाद बताना है कि रजिस्ट्रेशन होना है तो पहले हमको अपना बाईलॉज बनाना पड़ेगा। अब उनको जो ड्राफ्ट बाईलॉज है उसके बारे में SRLM को बताना है कि बाईलॉज में ये चीज़ें हमको रखनी पड़ेंगी, ताकि वो चीज़ें समझ के दीदी लोग अपने मीटिंग में उसका डिसीजन ले पाए कि हम अपने बाईलॉज में उस नियम को कैसे रखेंगे, हम किसको मेंबर के तौर पे हम लेंगे, उस मेंबर को कब हम बोलेंगे कि वो हमारे शेयर होल्डर्स है, उसका क्या नियम होगा, उसको हम, और उस मेंबर को हम क्या बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट कब देंगे, शेयर होल्डर होने के बाद ही देंगे, शेयर होल्डर को मिनिमम कितना शेयर लेना पड़ेगा, उस शेयर का रेट कितना होगा, ये बहुत बहुत सारे जो डिटेलिंग है, जेनरिक बातें लिखी होती है कि सदस्य कौन बनेगा, उनका कर्तव्य क्या होगा, उनके अधिकार क्या होंगे, उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसी तरह से हमारे जो बोर्ड मेंबर हैं वो कौन बनेगा, क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, इसी कितने तरह बोर्ड मेंबर्स कितने होंगे, उनकी जवाबदारियां क्या क्या कितने हैं, दिन के लिए बोर्ड मेंबर होंगे, कितने दिन के लिए बनेंगे। तो ये सब चीजें पहले बता दी जाएं, और पहले बताने के बाद जब ठीक ठाक अच्छी समझ बन जाए फिर इन दीदियों से आपको डिसीजन कराकर या उनका डिसीजन लेने के बाद ही आप लीगल प्रोसेस में हाँ, और वो उनको बताना पड़ेगा कि वो लीगल प्रोसेस क्या है, स्टेप 1 क्या है, आपको कैसे उसको रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ पे अप्लाई करना है, वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी बहुत सारे सबमिट करने हैं, क्यों वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। सबसे पहले आता है उसके लिए आपको ऑफिस तो चाहिए, क्योंकि एड्रेस देना है, तो उसके बिना तो चलेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है, वो पहले जब हमने CLF बनाने के बाद फर्स्ट काम है कि उनको ये हम बता दें, फिर वो इसको समझ के एक एक करके वो स्टेप करे, उसके बाद वो जाके रजिस्टर्ड बॉडी बने। मीनवाइल जब ये सब, पहले तो EC मेंबर को बताएंगे, मीनवाइल वही सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा कि हम मेंबर्स को वो सारी चीज़ें बता दें। तो ये है कि वो कब बताना है CLF को। दूसरा आपने पूछा कि वो कौन बताएगा, किसका वो रोल है, तो इसके लिए हमने इसके पहले वाले एपिसोड में भी बात किया था कि जो स्टेट रिसोर्स पर्सन है उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें।
तो हर स्टेट में स्टेट रिसोर्स पर्सन होना ज़रूरी है, जिनका काम है कि वो जिस सीएलएफ के साथ असाइंड है उस सीएलएफ में आप जाके उनको ये सारे इनपुट्स दीजिए। और एक ट्रेनिंग में आपने इनपुट दे दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट हो गया। आपने एक ट्रेनिंग में बताया, देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा समझ, पहले तो किसी को डर लगेगा कि हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो इतना सारा कुछ करना है, लेकिन साथ में उनको ये भी समझना है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, और रजिस्ट्रेशन होगा तो हमको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। और सरकार ने इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन को बहुत आसान बना दिया है, सरल बना दिया है। हाँ, तो कोई कठिन बात नहीं है, हाँ। लेकिन जब कोई सोचता है कि पहले ही वहाँ जाना है तो दिमाग में आता है, लेकिन हमको उनको बताना है कि क्या स्टेप्स है, वो खुद ही उसके बाद वो कर पाएंगे। तो आपको एसआरपी का दायित्व है कि आप उनके साथ उस चीज़ को लेके तब तक चर्चा करते रहे जब तक उनके सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाए, और वो रजिस्टर करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो जाए। उन्हीं को चेक करना है, उनको हेल्प करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, ताकि हम वहाँ जाके वापस ना आए, कुछ चीज़ छूट ना जाए, हम पहले से ही वो सारी तैयारी करके वहाँ पे जाए। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारे क्या क्या, ये जो अभी हमने बात किया कि क्या क्या हमारे नियम है जिसको पालन करना है, उसके बारे में भी समय समय पे उनको सारे जागरूक करते रहे। हाँ, बताते जैसे रहे। मान लीजिए एक बार रोटेशन हो गया, नए लीडर आ गए, तो फिर उनको बता दें। ऑडिट अगर हुआ है, उसमें कुछ रिमार्क्स आए हैं तो उसको लेके स्पेशल मीटिंग करें, उसको और करेक्ट करने की कोशिश करें। एक लीगल फॉर्मेट का उद्देश्य है कि लोग संगठित रूप से होकर किस तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। हाँ, तो उद्देश्य ये है, और ये है कि नियम बहुत सरल बनाए गए हैं, बहुत आसान बनाए गए हैं। इतना कि कम से कम इतना तो आपको करना चाहिए, साल में एक बार आपको ऑडिट करके और आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। आप अपनी आम सभा करके वहाँ पर दें, और ये जितने रजिस्टर्ड हैं या ये फाइल हैं, ये आपकी अपनी संपत्ति है। आप अगर मान लीजिए 2 साल के लिए हैं तो 2 साल में जितनी बातें हुई, जितने निर्णय लिए गए, जो पत्राचार हुआ, जो लेन देन हुआ, उसका एक रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि आपके बाद जो लोग आएंगे उनको सब कुछ लिखित रूप में मिलेगा। नहीं तो आप मौखिक रूप से कितना बता पाएंगे। और इस तरह से अगर आपने साफ सुथरा स्वच्छ अगर अपनी संस्था को रखा है तो 10 साल बाद भी, 50 साल बाद भी आप जब चाहेंगे आप उन रिकॉर्ड्स को, उस पूरी यात्रा को देख पाएंगे, और किसी दूसरे को भी आपसे जुड़ने में हिचक नहीं होगी। मतलब ये ऐसा है कि आप अगर बहुत स्वच्छ हैं, साफ़ सुथरे हैं, आप अपना घर साफ रख रहे हैं, अपने आप को साफ सुथरा रह रहे हैं, तो कोई भी आपसे बेझिझक होकर मिलेगा। लेकिन ये चीज़ सीएलएफ को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो हो रहा है ना, अभी तक तो हम सपोर्ट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सीआईएफ, थोड़ा कुछ ही अमाउंट, लेकिन अल्टीमेटली जिससे उनके सारे खर्चे चलाने हैं, और बैंक से डायरेक्टली एसएचजी को कुछ लोन मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि इतने जो मेंबर्स है, 2500 से मिनिमम लेके जितने भी मेंबर्स है, उनके जितने ज़रूरतें हैं लाइवलीहुड्स रिलेटेड, आजीविका को और आगे बढ़ाने के लिए, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए, तो सिर्फ इस पैसे से वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेमेंट एसआरएलएम से हो रहा है। जैसे पकड़ लीजिए, ठीक है, 3 जो कोर स्टाफ है उसका तो वीजीएफ से आ रहा है, फिर इंटरेस्ट जो उनका लोन से है उससे मिल रहा है, लेकिन जो हमारे इतने केडर्स है उनका बहुत सारा अभी भी डिपेंडेंसी है एसआरएलएम के ऊपर, वहाँ से आ रहा है। कुछ चीज़ें सर्विस चार्ज बेस पे कर भी लेंगे, लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें होंगे जिनको हमेशा सीएलएफ को ही पे करना पड़ेगा, जो हमारे सामाजिक दायित्व में आता है, ऐसे सारी चीज़ें। तो जब तक सीएलएफ किसी और से, बाहर के किसी और से पार्टनरशिप करना शुरू नहीं करेंगे, बाहर से फंड मोबिलाइज करना शुरू नहीं करेंगे, तो वो लॉन्गर रन में अपना खर्चा खुद चला नहीं पाएंगे। अगर वो पूरा हिसाब करके देखे तो रजिस्ट्रेशन के बिना वो जा नहीं सकते, कोई उनके साथ पार्टनरशिप में आ नहीं सकता। तो ये बात हम जितनी आसानी से और जितनी जल्दी उनको वो आईना दिखाएं, उनका हिसाब निकास से ही जो निकल जाता है, उतना जल्दी वो सारी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली जब किसी को पता चलेगा ये सारे करने के लिए हमको ये नियम पालन करना पड़ेगा, तब हम सोचेंगे ना कि ये नियम पालन करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ मतलब ये ऐसा है कि ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को संगठित किया जाए,
और ये संगठित इससे पहले जब महिलाएं होती थी तो एसएचजी में हो गई, अपने गांव स्तरीय कुछ बनाए, लेकिन अभी ये है कि रजिस्टर्ड संस्थाएं 20,000 से ज़्यादा, और कुल मुझे लगता है कि 30,000 33,000 के करीब है। 33,000 के करीब है, 13,000 और हैं जिनको अभी रजिस्टर्ड होना है। तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां महिलाओं का संगठन, महिलाएं चला रही हों और इतनी बड़ी संख्या में संगठन बन के खड़े हों। तो ज़रूरत है इस बात की कि इन संगठनों को बनाने में सरकार ने आपका सहयोग किया, वित्तीय सहयोग किया है, ट्रेनिंग दी है, एक्सपोजर कराया है, और हम देखते हैं रोज़ सरकार नई योजना के साथ आती है। लखपति दीदी योजना, अभी एक एक दीदी को लखपति बनाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा नंबर, करोड़ों में, मतलब कुछ सालों पहले 2 करोड़ था, अभी 10 करोड़, उससे ज़्यादा की बात हो रही है। उनके अपने बैंक दीदियों के कहीं कहीं बन रहे हैं, उनके जीविका के बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं। तो दीदियों का भी दायित्व है कि इन संगठनों को कैसे मजबूत रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, और जो विधि सम्मत जो भी कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा किया जाए। और अभी इस समय SRLM का बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हम कैसे इनके जो ये लीगल स्टेटस है वो मेंटेन करने के लिए, और जो कंप्लायंसेस है उसको फॉलो करने के लिए उनको सपोर्ट करें। क्योंकि ये जैसा कि मैंने कहा कि अभी अभी वो इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसको हैबिट में लाने के लिए तो 2-3 साल हम जब इनको ये पूरा हैंड होल्डिंग कर लेंगे, उनको सपोर्ट कर देंगे कि आप इस समय पे इसको ऐसा कीजिए, फिर वो खुद ही कर अपने पाएंगे। आप करने लगेंगे, सही बात है। तो इनिशियली अभी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन जितने रजिस्टर्ड है 20,000 से ज़्यादा, उन सबको इसको पालन करना है। अगर हम ये सोच के खुश नहीं हो सकते हैं कि 20,000 में इतना हज़ार कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये लीगल है। तो जितने आप हैं कह रहे हो सबको जितने रजिस्टर्ड हुए हैं 100% सबको अपना व्यवहार भी ऐसा ही करना है कि आप एक रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी हैं, एक आपका परिचय है, आपका एक कानूनी नाम है, और कानून के कुछ नियम भी हैं जिनके फायदे भी हैं, और वहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो आपको वो भी पूरी करनी है। हाँ, और मेरा बहुत रिक्वेस्ट है SRLM से कि हम दीदियों को ये कानूनी नियम कैसे पालन करें, उसके लिए हम उनको कोई सिंपल सा टूल सिखाए। मतलब ऐसा ना हो कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो कि हम जाके बताएंगे तब वो करेंगे। जैसे कि अभी हमने कैंडल, नहीं है, हाँ, ऐसा इजी है, इजी है, लेकिन उनके सामने वो रहे। लेकिन जैसे पता हम हो महिलाओं फॉर को, एग्जाम्पल हमारी जो दीदियों को हमने जानकारी कैलेंडर हो। बोला, ऐसा कुछ हम ग्रेडिंग कर सकते हैं कंप्लायंस रिलेटेड, जो हम उनको सिखाए कि जैसे पंचसूत्र का ग्रेडिंग उनको पता है। हाँ, किसी दीदी से पूछे, देश में आपको बता देंगे। हाँ, ये 5 सूत्र हाँ, हमारे। तो इसी तरीके से कंप्लायंस के, उस CLF के कंप्लायंस के क्या चीजें हैं जिसके ऊपर उनको देखना है, वो दीदियों को और उनके स्टाफ को हम सिखा दें, ताकि वो खुद से हर महीना जो भी टाइमलाइन है, महिला किसी चीज का क्वार्टर, किसी चीज का साल, वो उसको पालन कर पाए, वो इजी वे में उनके सामने, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जिस चीज के लिए वो कभी, हम कोई भी जिस चीज के लिए हम किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, उसमें हमको डर लगता है। हम एक ऐसे समाज का, एक ऐसे समय का सपना देख रहे हैं जहां किसी को अगर पार्टनरशिप करना है, किसी को विकास के लिए, किसी को बेहतर अच्छा काम करने के लिए अगर किसी से हाथ मिलाना है, तो वो सबसे पहले हमारी दीदियों के संगठन की ओर आए। चाहे बैंक हो, या कोई NGO हो, या कोई फंडर हो, यहाँ तक कि सरकार स्वयं हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उनको जब आना हो तो ये 33,000 संस्थाएं हर गांव में, हर जगह तैयार हों, और वो विकास की पूरी बराबर की साझेदार बने। यहाँ पे देखिए, अभी तक जो हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हमको पता है कि सबको कम्युनिटी के साथ काम करना ही है, उनका एक फंड है जिनको उनको इन्वेस्ट करना ही है। तो लेकिन CSR जो फंड है, वो ज्यादातर जो CLF है अभी वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाए डायरेक्टली। तो ये अगर वो लीगल बॉडी है और उनके जो ये सोशल एक्टिविटीज हैं जिसके लिए उनको फंड चाहिए, तो वो वहां से ले सकते हैं। लेकिन अगर वो इन सारी चीजों का पालन करेंगे, ना तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको डर रहेगा कि हम CLF को दे रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ अपना पालन कर रहे हैं, और CLF को फंड मिलेगा इजीली वहां से, क्योंकि वो और सपना सब मिलके साथ पूरा करेंगे। हाँ, ये जो विकसित भारत का हमारा सपना है, उसके लिए जो नींव है तैयार हो गई। हाँ, और ये जो हम SDG की बात करते हैं, हर गांव में वो अपना प्लान बनाते हैं, उसको
पूरा करने के लिए ये एक आसान उपाय रहेगा फंड लाने के लिए भी। तो हाँ, बाकी डिपार्टमेंट के साथ तो लेकिन अब ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज SRLM कि हम अपने जो SRP पूल है, क्योंकि वो भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें ताकि इस मामले में हम CLF को भी और उनके मेंबर्स को भी हम बता सके, सक्षम कर सके, ताकि इसको वो आगे ले जा पाए। क्योंकि देखिए उदाहरण तो बहुत ही खुश करने वाले और मतलब बहुत पॉजिटिव स्टेट से आ रहे हैं। दीदियों ने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम अपनी समझ के हिसाब से चलाए। कहीं वो बच्चों को पढ़ने में मदद कर रही हैं बिहार जैसी जगहों पे, कहीं वो हॉस्पिटल में सहायता कर रही हैं, कहीं लाइब्रेरी चला रही हैं, कहीं वो जीविका के बड़े बड़े कार्यक्रम स्वयं चला रही हैं। तो हमें लगता है कि अगर थोड़ा SRLM अच्छे तरीके से लीगल कंप्लायंस पे भी दीदियों को अगर मदद कर दे तो हमारी ये 20,000 जो दीदियां हैं वो ये जो इनोवेटिव तरह तरह के जो प्रोग्राम हैं लोगों को आगे बढ़ाने के, वो और सरल हो जाएंगे और किसी भी नए पार्टनर को जुड़ना आसान हो जाएगा। वैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 100% CLF का रजिस्ट्रेशन भी इंश्योर कर लिया है। तो एक स्टेप तो वो आगे बढ़ चुके हैं रजिस्ट्रेशन कराने में। तो एंड बाकी राज्य भी उसमें आ रहे हैं। हमारे कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं बढ़े हैं, पर आई एम श्योर इस साल आगे आ ही जाएंगे। अब हमारा तो एक तो ये स्टेप है रजिस्ट्रेशन कराना, और उसके बाद वो कंप्लायंसेस को मेंटेन कराना। तो उसमें भी धीरे धीरे पिछले साल से इस साल थोड़ा प्रोग्रेस हम देख पा रहे हैं, जो हमारे पास तथ्य आ रहे हैं उस हिसाब से, बट उसमें हमें थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। आपकी समझ से ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे मान लीजिए कि किसी स्टेट को अगर समझना है उनसे कि आपने इतना कैसे बेहतर लीगल कंप्लायंस इंश्योर किया है लार्ज नंबर पे, उनके क्या तरीके रहें ताकि कोई दूसरा SRLM उनसे सीख सके? ऐसे कौन कौन से, या कोई उदाहरण के तौर पर आपके जहन में कोई आ रहा हो तो? हाँ, तो सबसे पहले तो जैसे मैं बोलूँगी बहुत जल्दी जिसने कर लिया, देखिए आंध्र तेलंगाना पहले से कर रहा है, उन्होंने कर लिया है, लेकिन बहुत जल्दी जिसने पिछले कुछ सालों में किया है वो है झारखंड ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है बहुत जल्दी सारे CLF का। वेस्ट बंगाल में भी सारे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो भी उनके शुरू से ही होते होते आए हैं। कंप्लायंस भी उनके यहाँ साफ सुथरे अच्छे हैं। हाँ, वहाँ एक और चीज़ है कि जिस स्टेट में ना कंप्लायंस के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कोई प्रोफेशनल रखा है जिनको ध्यान देना है कि ये उस कंप्लायंस के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं, या डिपार्टमेंट के साथ बात करना, समय समय के सपोर्ट करना, वो और इजी या हो पा रहा है कंप्लायंसेस को फॉलो करने के लिए। तो वो एक और पॉइंट है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हम कितने सीरियसली उसको फॉलो अप कर रहे हैं, दूसरा हमको रिसोर्सेस रखने पड़ेंगे हर लेवल पे, मतलब अब स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, ब्लॉक हो, हर लेवल पे हमको कुछ डेडिकेटेड रिसोर्स रखने पड़ेंगे। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट SRP हमको डेवलप करने पड़ेंगे। और स्टेट में भी जो नोडल है उनको भी और इसमें तत्पर होना होगा कि ये जो हमारा टाइमलाइन है ना, उसको हम मेंटेन करेंगे। तो जी अभी जितनी बातें हुई, अब मैं एक छोटी चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत बार SRLM जब इन चीज़ों को प्लान करता है तो उन्हें खुद से बहुत सारे सिस्टम डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये पता चल जाए कि किसी स्टेट ने इस कुछ मामलों में पहले से अच्छा किया है तो शायद वो काम आसान हो जाता है, उनसे पूछना, उनसे जानना, समझना कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया और क्या सिस्टम थे। तो जहाँ तक रजिस्ट्रेशन और लीगल कंप्लायंस का मुद्दा है, तो आपका अनुभव क्या कहता है? कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने स्तर पर काफ़ी अच्छा काम किया है और उनके जो सिस्टम्स हैं, उनके जो प्रोसेसेस हैं, वो दूसरे स्टेट अगर अपनाते हैं तो वहाँ भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? तो जैसे कि अगर हम
तीन चार चीज़ों पे अगर ध्यान दें कि एक तो जो रजिस्टर्ड सीएलएफ है उनके एजीएम होना, उनके रोटेशन ऑफ लीडरशिप होना, उनके स्टैट्यूटरी ऑडिट होना और रिटर्न फाइल करना, अगर हम मुख्य ये चार चीज़ों को देखें तो ऐसे 4-5 स्टेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया है इसमें, मतलब मोर देन 70% ऑफ द सीएलएफ के ये चारों चीज़ें फॉलो हो रहे हैं। तो पुराने जो पहले से कर रहे हैं वो तो जैसे आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, ये लोग कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो झारखंड एंड हिमाचल प्रदेश है, इन राज्यों में भी 80% से ज़्यादा रजिस्टर्ड सीएलएफ के ये चारों चीज़ें फॉलो हो रहे हैं एंड दे आर कमिंग अप वेल। तो जिनको लगता है कि ये सारे करना डिफ़िकल्ट है तो हम इन राज्यों से जाके देख सकते हैं कि वो कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं कम समय में। हाँ, और काफ़ी बड़े स्तर पे बड़े नंबर पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। हाँ, नहीं, नॉट ओनली रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं वो भी बहुत अच्छे वो अच्छे से कर रहे हैं। तो ये हम सीख सकते हैं। वैसे तो अगर आप एनुअल रिटर्न को आईटी रिटर्न को छोड़ दे बाकी तीनों चीज़ों देखें तो ऐसे 15-16 स्टेट से जो बाकी चीज़ों को 70% से ज़्यादा सीएलएफ में कर रहे हैं रजिस्टर्ड में। लेकिन हमको तो सारी चीज़ें देखनी है ना, रिटर्न फाइलिंग भले ही वो ज़ीरो रिटर्न फाइलिंग हो, लेकिन फाइलिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो अगर हम उसको देखें तो ये 4-5 स्टेट्स हैं जो कर रहे हैं। तो अगर कोई एसआरएलएम सीखना चाहता है या समझना चाहता है कि उन्होंने कैसे किया तो वो संपर्क कर सकते हैं या आपके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि आपके यहाँ भी एक डेडिकेटेड विंग है, डेडिकेटेड लोग हैं जो लीगल कंप्लायंस पे बाकी चीज़ों पे स्टेट की मदद करते हैं जी। और आप कह रहे हो कि इसकी ट्रेनिंग भी कराई गई है स्टेट्स की, तो उन एसआरपीज का उन लोगों की भी मदद ली जा सकती है समझने में, समझाने में। इस मामले में ये जो ट्रेनिंग की बात है इसमें हमने 2-3 राउंड में किया है। जैसे पहले ओरिएंटेशन करना एंड ऑल। अभी एसआरपी का जो ट्रेनिंग है फर्स्ट राउंड हो गया है, अब हम उसका सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग कर रहे जा रहे हैं। क्योंकि ये ट्रेनिंग आपने कहाँ करी? त्रिपुरा में? नहीं, ये ट्रेनिंग हमने 3 अलग जगह पे किया, रीजनल ट्रेनिंग किया। पहले तो त्रिपुरा में कुछ स्टेट्स के रीजनल वहाँ पे हुए, फिर गुजरात में हुए कुछ स्टेट्स के, और हमारे हिमाचल प्रदेश में हुए कुछ स्टेट्स में। तो ये हमने सारे स्टेट्स को डिवाइड करके ये रीजनल ट्रेनिंग कराई थी। लेकिन इसमें हमें ये लग रहा है क्योंकि ये ऐसा कंपोनेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा बातें इससे पहले नहीं हुई हैं, अभी फ़िलहाल ही इसमें ज़्यादा हम बात कर रहे हैं, तो इसमें और इनपुट्स देने की ज़रूरत है। और जो लोग एसआरपी ने ट्रेन भी हुए हैं उनको जब तक वो खुद से कुछ चीज़ें नहीं कर लेंगे उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए हम इसके सेकेंड राउंड प्लान कर रहे हैं जो हम ऑनलाइन करेंगे, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होंगे, अगेन 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, जिसमें हम पहले उनको कुछ इनपुट्स पे बात करेंगे, उनको कुछ एक्सरसाइज देंगे, वो एक्सरसाइज कंप्लीट करके आएंगे, दोबारा हम उनको कुछ और इनपुट देंगे, और फिर इस तरीके से हम 3 सेशन में उसको हम आगे कुछ महीने में करने वाले हैं, ताकि जो मास्टर एसआरपी है उनको खुद को कॉन्फिडेंस आए कि हम ये सब कर सकते हैं। एक बार वो आ जाएगा देन वो और भी ईजिली बाकी एसआरपी को बिल्ड कर सकते हैं। नेशनल मिशन जो मैनेजमेंट यूनिट है इसकी तरफ से ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया जा चुका है। एसआरपी इसको पहले राउंड की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। हाँ। और वो लोग अपने अपने स्टेट में आपकी अपेक्षाएं हैं कि वो कुछ करें खुद से बेहतर और समझें, और सेकेंड राउंड के ऑलरेडी आप प्लान कर रहे हो ताकि उनके एक्सपीरियंस के बेस्ड पे फिर दूसरे राउंड की ट्रेनिंग। हाँ, और उसके बाद ही हम उनको मास्टर एसआरपी सर्टिफाइड करेंगे। अच्छा। क्योंकि नहीं तो अभी पोटेंशियल है, लेट देम कंप्लीट दैट, उसके बाद करेंगे। उसके साथ ही हम कुछ और चीज़ें जो दीदियों तक आसानी से पहुंच सके उसके लिए हम एलएमएस के थ्रू छोटे छोटे वीडियोस, जैसे अभी हमने बात किया कि रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, उसके स्टेप्स कैसे कर सकते हैं, कंप्लायंसेस क्या है, वो छोटे छोटे वीडियोज़ भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम एलएमएस के थ्रू उसको लॉन्च कर पाए। अभी तो 2 लैंग्वेज का ही सोचा है, इंग्लिश एंड हिंदी। स्टेट उसको चाहे तो दूसरे लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकता है ताकि दीदियों को आसानी से समझ में आए। और ये सारे वीडियोस जब एक बार बन जाएंगे तो वो इकट्ठा हम उसको एक एज ए कोर्स हम रख सकते हैं, ताकि जो नए एसआरपीज आएंगे वो, या फिर जो एसआरपीज है वो उसको
टाइम टू टाइम रेफर कर पाएगा। तो दिस इज इन आवर लॉन्ग टर्म, आई मीन नॉट लॉन्ग टर्म, आई वुड से लाइक नेक्स्ट 1 ईयर में ही ये सारे चीज़ें हमारे हो जाएंगे, ताकि हम LMS के थ्रू भी ऐसे मटेरियल्स को रख पाए जो इजी टू रेफर होगा कम्युनिटी के लिए, NSRP के लिए। तो आपसे बातचीत करके एक तो ये समझ बनी कि पहली बात कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि पूरी दुनिया में ये एक इकलौता हमारा अपना देश है जहाँ महिलाओं के इतनी बड़ी संख्या में संगठन हैं और रजिस्टर्ड संगठन हैं, और लगभग 10,000 से ज़्यादा ऐसे संगठन तैयार हैं जो आने वाले समय में और रजिस्टर्ड होंगे। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए हैं उनके बारे में आपने कहा है कि जब आप लीगली रजिस्टर्ड हो गए हैं तो कुछ आपकी कानूनी जिम्मेदारियां भी हैं, उन जिम्मेदारियों को आप पूरा करें। कुछ प्रबंधन आपको अपना बेहतर करना पड़ेगा, कुछ फाइल्स, रजिस्टर्स, प्रोसीजर आपको और अच्छे करने पड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं स्टेट के स्तर पे, जो दीदियों को सिखाने जाएंगे। साथ में आप ये भी कह रहे हो कि जो दीदियों ने ये जिम्मेदारी ली है, आप जो CLF के बोर्ड मेंबर बने हैं, आप कार्यकारिणी में हैं, आप सदस्य हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को और बेहतर करके अपने पास रखें, ताकि आपको लीगल जवाब या परेशानियां ना उठानी पड़ें। क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम ही सरकार का आपको मजबूत बनाने के लिए है, सुविधा देने के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नियमों का पालन भी आवश्यक है। तो ये बहुत ही अच्छी बातचीत आपसे रही, और मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा अपने जो साथी देख रहे हैं उनको, जो दीदियाँ देख रही हैं, जो SRLM के लोग देख रहे हैं, कि लीगल एक्सपर्ट हम नहीं हैं, लेकिन ये जो ज़रूरत है ये बहुत आवश्यक है। और जितनी इससे सुविधाएं हैं, अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपके सामने वैधानिक अड़चनें भी आ सकती हैं, आपको जवाब देना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि हम इन संस्थाओं को और मजबूत बनाएं, उनको और बेहतर बनाएं, ताकि वो इस लायक बन सकें कि अपने विकास को पूरा कर सकें। और जिस तरह से हम लोग अपने देश का सपना देख रहे हैं, एक विकसित भारत का, उनमें हमारी दीदियाँ आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें, उनके संगठन आगे हिस्सा ले सकें, और ऐसे बने कि कल सरकार को, किसी प्राइवेट को, किसी फंडिंग एजेंसी को इन दीदियों के साथ तालमेल करके, इनके साथ जुड़ के, साझेदारी करके विकास में आगे बढ़ने में किसी तरह की झिझक ना हो जी। और बहुत सारे प्लान हैं आपके, आपने कहा है कि हम नेक्स्ट फेज़ पे भी लोगों को ट्रेन करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपने सिर्फ उन्हें एक ट्रेनिंग देकर और उनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी है, पूरी रूप से, सतत रूप से नेशनल मिशन मैनेजमेंट SRLM के साथ है, उनको तैयार कर रहा है। आपके स्पेशल विंग्स हैं, लोग हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनसे भी मदद मांगी जा सकती है, संपर्क किया सकता है। कुछ स्टेट्स हैं जिनके नाम आपने बताए हैं, झारखंड है, साउथ के हमारे जो स्टेट्स हैं जिन्होंने पहले बहुत अच्छा किया है, उनसे बात की जा सकती है, उनसे समझा जा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दीदियों तक हमारे पहुँचेगा, और उसमें जो भी सवाल उनकी तरफ से आएंगे तो हम दोबारा उन सवालों को लेकर आप तक पहुँचेंगे। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि हमारी एक एक सदस्य, एक एक दीदी तक ये बात पहुँचे कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक लीगल एंटिटी, एक विधि सम्मत संस्था बनाया है, विधि के नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, उस पूरे लक्ष्य को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। आप हमारी दीदियों के लिए अगर कोई संदेश देना चाहती हैं, कोई बात कहना चाहती हैं, तो बहुत हमारी दीदियों के लिए अच्छा होगा। तो दीदियाँ अभी तक यहाँ तक पहुँची हैं, इतना सब कुछ किया है, अपने संगठन को तैयार किया है, सोशल एस्पेक्ट में अपने फंड को इतने अच्छी तरह से संभाला है। तो ये जो संगठन उन्होंने रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है, उसको भी वो ये नियमों का पालन करके आगे लेके जाएंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, और लेके जा भी रहे हैं। तो मैं सब दीदियों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, स्पेशली द EC मेंबर्स से, कि आप और थोड़ा नियमों की तरफ ध्यान दीजिए और इनको और आगे लेके जाइए, एग्जाम्पल और सेट कीजिए। अभी तक जैसे आप लोगों ने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस, हम लोगों के साथ, सबके साथ साझा किया है कि आप लोग कैसे बाकी चीज़ों में आगे लेके जा रहे हैं, इसका भी आप हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
और अगर आपको कहीं पे भी कुछ दिक्कतें आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर आपको थोड़ा सा और समझने का ज़रूरत पड़े, तो वो भी हमें बताइए, ताकि हम अगर कोई इसमें सपोर्ट कर सके उसका भी हम कोशिश करेंगे। और जैसे कि देखिए, हमारे 10 करोड़ से ज़्यादा दीदियां हैं जो संगठित हैं हमारे स्वयं सहायता समूह में और किसी न किसी CLF से जुड़ी हुई हैं। तो ज़रूरत है इस वीडियो को, इस बातचीत को आप 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाएं। आप स्वयं देख के इसे छोड़े नहीं, अपने किसी साथी को, अपनी किसी दूसरी दीदी को, SHG को, VO को, जहाँ जहाँ भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, दीदियों से आपको संपर्क है, उन तक पहुँचाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमने सबसे ज़्यादा महिलाओं के संगठन इस देश में बनाए हैं, महिलाओं को संगठित किया है। अब इन संगठन को हम ऐसा बनाएं कि पूरी दुनिया हमसे सीखने आए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने आए, हमसे मित्रता करना चाहे, हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाहे, विकास में हमारे साथ चलना चाहे। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसको लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और जितने लोगों तक पहुंचा सकेंगे उतने लोगों तक इस बातचीत को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जूही जी, आपने बहुत ही, मैं समझता हूँ आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही दीदियों के कमेंट्स आते हैं उसके अनुसार हम लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर फिर एक संवाद आयोजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोबारा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।